नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। कांग्रेस पार्टी को उसका नया अध्यक्ष मिल गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव जीत लिया है। 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई थी और आज इसके नतीजे आ गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। शशि थरूर को हराकर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। कुल 9,915 वोट में से 7,897 वोट मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले हैं, तो वहीं पर 1,072 वोट शशि थरूर को मिले और इस तरह से 416 कुल वोट जो है वो रिजेक्टेड बताया जा रहा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अब अध्यक्ष बन गए हैं और कहा यह जा रहा है कि 24 साल के बाद अब गांधी परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का बना है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद बहुत सारी चुनौतियां जो हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने खड़ी हुई हैं और अध्यक्ष बनने के बाद विधानसभा चुनाव, चाहे वो गुजरात का हो, हिमाचल प्रदेश का हो, ये वो चुनाव है जो मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने चुनौतियों के रूप में है। कांटों का ताज कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के सर पर रखा हुआ है और किस तरह से इन तमाम चुनौतियों से पार पाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ये देखना होगा। और अब कांग्रेस पार्टी के जो नए कप्तान हैं मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह की भूमिका अदा करते हैं और इसके बाद गांधी परिवार की इसमें क्या भूमिका होगी, और इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले तमाम कांग्रेस पार्टी के जो नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के चुनाव के अंदर 2 प्रत्याशी थे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और श्री डॉक्टर शशि थरूर। टोटल वोट 9,385 पड़े हैं। उसमें से मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 डॉक्टर शशि थरूर को 1,072 इनवैलिड वोट 416। कांग्रेस पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15-18 के डी के मुताबिक मैं मधुसूदन मिस्त्री, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट को चुनाव की मैं जाहिरात करता हूं, मैं डिक्लेयर करता हूं। खड़गे साहब का बनना जो है, खड़गे साहब का बनना हम सब के लिए गौरव की बात है। अनुभव के धनी है, 9 बार विधायक, 2 बार लोकसभा के मेंबर और भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव घोषित हुआ है, जिसमें हमारे माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव जीते हैं, उन्हें आपके माध्यम से मैं बहुत बहुत हृदय से बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि जो भी कांग्रेस की चुनौतियां हैं वो उसका डट के मुकाबला करेंगे। तो आपने सुना तमाम कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया जो है वो भी हमने आपको सुनाई कि उन्होंने कहा कि किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो एक अनुभवी व्यक्ति है, अनुभवी नेता है और उनके अनुभव का फ़ायदा जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आसिफ रिजवी साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। सत्यवीर गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। और दिलीप यशवर्धन अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। रजनीकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आरएलडी के प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं आसिफ साहब आपके पास। बहुत बहुत बधाई। पहले तो आपको कांग्रेस पार्टी को एक नया अध्यक्ष जो है वो मिल गया है। निश्चित तौर पर बहुत सारी चुनौतियां मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने इस वक्त होंगी, क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद विधानसभा चुनाव और इसके अलावा संगठन को एक नए तरीके से खड़ा करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौतियां जो हैं कांग्रेस पार्टी के सामने और एज ए प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। आसिफ जी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए सर्वप्रथम मैं उनको बधाई दूंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, और देश के प्रत्येक व्यक्ति को बधाई दूंगा।
कि अब उनके लिए संघर्ष करने के लिए कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे जी आना है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक अनुभवी नेता हैं, 9 बार के विधायक हैं, 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, नेता विपक्ष हैं। तो मुझे लगता है कि संघर्ष करने की उनकी एक पुरानी आदत है और चुनौतियां उनके सामने जो हैं वो केवल कांग्रेस के नहीं है, देश की प्रत्येक चुनौती कांग्रेस पार्टी मानती है ये उसके लिए चुनौती है और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए चुनौती है। तो पूरे देश में जहाँ जहाँ पर भी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, जहाँ जहाँ भी समाज को लोगों को बांटा गया है उसको वापस जोड़ने की जो चुनौती है, सारी चुनौतियाँ कांग्रेस के लिए हैं। उसके लिए आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी काम करेंगे, उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम करेंगे और इसी वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी जैसे नेताओं के मार्गदर्शन पर ही राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और देश के प्रत्येक व्यक्ति को ये बता रहे हैं कि देश की हर चुनौती को हम माने कि हमारी चुनौती है और देश का प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ के देश के लिए योगदान करे, जो भी उसका धर्म है उस धर्म का निर्माण करे। बिल्कुल। लेकिन आसिफ साहब देखिए, आप ये चुनाव हो गया है लेकिन उसके बावजूद शशि थरूर का जो खेमा है वो कहीं ना कहीं से संतुष्ट नहीं आ रहा है। आसिफ साहब, पहले तो ये कहा जा रहा था कि देखिए कि फेयर चुनाव है, हो रहा है, लेकिन शशि थरूर का जो खेमा है उसके बाद जिस तरह से आरोप लगाए गए, आपने भी सुना होगा, लेकिन चुनाव को लेकर भी सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं पार्टी नेताओं के द्वारा ही। देखिए, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र पर भरोसा करती है जी, और हमने हमेशा जब हमारी सरकार रही, जनता ने निकल के हमारा विरोध किया तो हमने उसका वेलकम किया और हमने कहा कि लोकतंत्र के लिए विरोध जरूरी है। हमारे यहाँ चुनाव हुआ और चुनाव में अगर किसी को लगता है कि कुछ गलत हुआ तो जो भी उसका माध्यम है, जो भी उसका तरीका है लोकतांत्रिक तरीके से, वो अपनी बात रख सकता है। तो अगर वो अपनी बात रख रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन चुनाव हो चुका है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी काम करेगी। बिल्कुल। सत्यवीर गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यवीर जी, आपके पास आते हैं। कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिल गया है, लगातार जिस तरह से देखिए आरोप जो है वो आपकी पार्टी पर भी लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो गया है। निश्चित तौर पर जिस तरह से देखा जाए तो लगभग 24 साल बाद एक नया अध्यक्ष जो है वो मिला हुआ है कांग्रेस पार्टी को और इस बार गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिला है। आप भी अब कहीं ना कहीं आरोप जो है वो नहीं लगा पाएंगे कि आप देखिए परिवारवाद जो है वो कहीं ना कहीं हावी है। सत्यवीर जी, देखिए, मैं पहले तो माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को औपचारिकता बस ये चुनाव हुआ है उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कहा लोकतांत्रिक पद्धति, ये लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र समझ में नहीं आया। सोनिया राहुल जी के एक पूरी तरह से उन्हीं के नाम से जीतने वाले ये प्रत्याशी रहे। अच्छा, तो अपनी शब्दावली ठीक कर ली है। जब किसी का नाम लेते हैं तो कम से कम उसके नाम के आगे जी लगा देते हैं, ये भारत की संस्कृति है। आप आदरणीय सोनिया जी का नाम ले रहे हैं तो कम से कम जी लगाने का प्रयोग करें। जी बिल्कुल शांतनु जी, आप एक सीनियर आदमी, आपके मुंह से ऐसी भाषा अच्छी नहीं लगती। जी 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 शांतनु जी, मैं माननीय सोनिया जी और माननीय राहुल जी के नाम से ये जीते हैं। इनका चुनाव जो है पूरी तरह से उनके नाम से जीतने वाले प्रत्याशी रहे। ये लोकतंत्र की पद्धति आपने कहा ना शांतनु जी, लोकतांत्रिक, ये लोकतांत्रिक स्थिति में मैं तो नहीं मानता, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से 2024 का चुनाव आ रहा है उस चुनाव में माननीय सोनिया जी राहुल जी कहीं टिक नहीं पा रहे हैं माननीय मोदी जी के सामने। मोदी जी का पूरे विश्व में इस तरह का प्रतिनिधित्व, इस तरह का सबका साथ सबका विकास पूरे देश में जो जनाधार बढ़ता जा रहा है, वो कांग्रेस कहीं टिक नहीं पा रही है। ऐसी परिस्थिति आदरणीय, मैं आपसे क्षमा चाहते हुए एक बात कह दूं, जो अभी आपने कहा कि सबका साथ सबके विकास वाली बात कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास जो है जातियों को, धर्मों को बांटता नहीं है जी। सबका साथ सबका विकास वाला किसानों की हत्या करने वाले को आज तक गृह मंत्री नहीं रहने देगा। आप ही की पार्टी के प्रवक्ता ने कम से कम बीसीओ चैनल पे कहा कि अगर आशीष की ये प्रेजेंस शामिल हो जाएगी तो मैं उनको वो इस्तीफा दे देंगे, और आज भी वो गृह राज्य मंत्री हैं। बिल्कुल। देखिए आदरणीय मोदी जी को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। निश्चित रूप से सबको देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली है। किसी भी धर्म निरपेक्षता के आधार पर किसानों को लेकर नहीं चलेगी, जाति वर्ग में बनने वाली पार्टी नहीं है। लेकिन ये तो परिवारवादी पार्टी जिसमें सारे निर्णय कांग्रेस में उन्हीं माननीय सोनिया जी के
और राहुल जी के ही होने वाले हैं। खड़गे जी तो केवल उनका एक तरह से रबर स्टाम्प है। मैं अच्छा तब लगता कि माननीय शशि थरूर जी अगर चुनाव जीत कर आते, उनको अच्छा वोट मिलता, समर्थन मिलता, डेलीगेटों को वोट मिलता, तो लगता कि कोई मौलिक परिवर्तन आने वाला है। मौलिक परिवर्तन तो कोई आ नहीं सकता। तो जो भी निर्णय होंगे माननीय सोनिया जी करेंगी, उनके लिए बोल रहे और कांग्रेस के नेता राहुल जी करेंगे, और माननीय प्रियंका गांधी जी करेंगी। ये उनके निर्णय के आधार पर ही सारे काम होंगे। वापस आएंगे आपके पास, वापस आएंगे। देखिए जश्न का माहौल किस तरह से है कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर किस तरह से जश्न का जो माहौल है वो लगातार बना हुआ है। और सोनिया गांधी जी खुद भी वहां पर जाती हैं, खड़गे साहब को बधाई दी जाती है, प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंचती हैं, प्रतिक्रिया लेते हैं। रजनीकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरएलडी के प्रवक्ता है, और उसके बाद दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है दिलीप साहब आपका, आपके पास आएंगे। लेकिन रजनीकांत मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये देखिए चुनाव हो गया है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी आपने सुना। मैं चाहता हूं आप इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया देंगे। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक नया युग शुरू हो रहा है। मैं ये चाहता हूं कि देखिए विपक्ष का जो पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं मजबूत हो, और मल्लिकार्जुन खड़गे अनुभवी नेता है, अनुभवी जो उनका अनुभव है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। पहले तो राजनीति में कोई भी अनुभवी व्यक्ति या जो भी आए, सभी पार्टियों को उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि बात देश की है। अच्छे लोग किसी भी पार्टी में होंगे, रहेंगे, उनकी विचारधाराएं रहेंगी, तो एक सुझाव मिलेगा, एक काम होगा। पक्ष विपक्ष तो लगा रहता है, कोई किसी दल में होता है, कोई किसी दल में, सबका दृष्टिकोण तो एक ही है कि भारत कैसे रहे, कैसे बने, कैसे आगे बढ़े। देखिए, ये प्रक्रिया लोकतांत्रिक है, चुनाव हुआ जी। अब उसको कोई कहे कि पॉकेट का आदमी बिठा दिया गया, रबड़ स्टैम्प बिठा दिया गया, कैसा, तो मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी जी के नाम से जानी जाती थी। कोई भी अध्यक्ष रहा, नाम उनका चला, सारी चीजें उस पर चली, और बहुत दिनों तक इस पे सारे कार्य हुए। तो किसी को ये कहना कि रबड़ स्टैम्प हैं, ये हैं, उनके भी अनुभव हैं, वो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, कई सदनों में उनकी उपस्थिति रही है, उनके कार्यकाल को देखा गया है। तो पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूं, किसी को उनको मैं बधाई देता हूं कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते। दूसरी चीज ये कहना कि किसको बनाया गया, किसको नहीं बनाया गया, तो मैं तो एक बात कहूं कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन रही तो उन्होंने मनमोहन सिंह को बना दिया। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की बन रही थी, उन्होंने मनमोहन सिंह को बना दिया, खुद न बन के मनमोहन सिंह को बना दिया। इस बात पे कोई चर्चा नहीं हुई, इस बात पे कोई चर्चा नहीं हुई, एक बार नहीं 2 बार बना दिया। तो देखिए, सोच देखनी चाहिए कि सोच क्या है। और हमें ये कहना, अगर कांग्रेस की स्वच्छ मानसिकता, अपने मन से उन्होंने अपना अध्यक्ष बदला है, गांधी परिवार से बाहर किया, इसका स्वागत है। अगर वो किसी की पिच पे कहने से खेल रहे हैं तो ये गलत है। अगर वो भाजपा के दबाव में आके इस तरह का काम कर रहे हैं कि गांधी परिवार से नहीं होगा, खड़गे बन जाएंगे, तो ये गलत है। और अगर कांग्रेस ने इसको अपने मानसिकता से, अपने स्वच्छ, अपने दल के उसमें, अपने दल के को आगे बढ़ाने के लिए किया है, तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, और मैं इसका स्वागत करता हूं। ठीक है, जवाब लूंगा आसिफ रिजवी साहब से। दिलीप साहब आपके पास आते हैं। सबसे पहले देखिए, अब दिलीप साहब, देखा आपने कि कांग्रेस पार्टी में चुनाव हुआ, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन देखिए, सवाल ये खड़े होते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से जो पार्टी में चुनाव हो रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है, उसके बावजूद भी ये आरोप आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगते हैं कि देखिए, अगर किसी परिवार का किसी पार्टी पर कब्जा है, कब्जा समझना आप, बहुत काफ़ी वक्त से एक ही परिवार का कब्जा है, और अगर उसमें लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहा है तो उसमें भी दिक्कत है, और अगर नहीं हो रहा है तब तो दिक्कत है ही। दिलीप साहब, ये आप किस तरह से देख रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी का चुनाव हुआ है, और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कितनी चुनौतियां हैं? राजनीति का नाम ही दिक्कत है, या यूं कह लीजिए कि दिक्कत खड़ी करना राजनीति की एक प्रक्रिया है। पहले तो कांग्रेस को बहुत बहुत बधाई नया अध्यक्ष मिलने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी को भी बधाई कि उनका जो लगातार एक तंज हो रहा था कांग्रेस के ऊपर कि घर के अंदर की पार्टी है, घर के अंदर ही सब कुछ रह जाता है, तो वो तंज अब एक गंतव्य तक पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी को कुछ नया सगुफा लेकर के आना पड़ेगा जिससे वो कांग्रेस के ऊपर अभी वो तंज कर सके कि अब ये घर की पार्टी नहीं रहेगी, बाहर की पार्टी रहेगी। अब रही बात की, देखिए, चुनाव तो लोकतांत्रिक तरीके से ही हुआ है। चुनाव की जो प्रक्रिया थी, बाकायदा वोटिंग हुई, नॉमिनेशंस हुए, लोगों ने नॉमिनेशंस फाइल किए, शशि थरूर ने भी फाइल किया, खड़गे साहब ने भी फाइल किया। अब 90% लगभग वोट
खड़गे साहब को मिले हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस परिवार की वजह से ही मिल गए हैं। उनका अपना एक लंबा करियर रहा है, अपना एक जनाधार रहा है, कई साल मंत्रालय में रहे हैं, लीगल प्रैक्टिशनर रहे हैं, वो अनुभव रहा है, छात्र नेता रहे हैं और लेबर यूनियन को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं। तो उनका अपना एक लंबा अनुभवों का करियर है और उस करियर से कांग्रेस पार्टी को बहुत सपोर्ट मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। और रही बात कि अब जो भाजपा ये सवाल खड़े कर रही है कि वो शशि थरूर बन जाते तो अच्छा होता, ये बनते तो खराब होता, शशि थरूर बनते तो ये दूसरा सगुफा लेकर के आते, तो मैंने कहा ना कि राजनीति का एक दूसरा स्वरूप है कि मजबूरियों को खड़ा कर देना या किसी न किसी बात में कमी निकाल देना। कमियां अपनी जगह पर हैं और अपोजिशन का कमियां निकालना धर्म होता है, राजनीतिक धर्म होता है कि वो हर काम में कोई ना कोई कमी निकाले, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है। अगर कोई बदलाव हो रहा है तो उस बदलाव को आपको एक पॉजिटिव तरीके से भी देखना चाहिए। आज अगर एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होकर के कांग्रेस में नया अध्यक्ष मिल गया, कांग्रेस में अध्यक्ष मिल जाने के बाद जो कंट्रोलिंग है वो कंट्रोलिंग किसके पास रहेगी? ये तो देखिए हर पार्टी में होता है कि कंट्रोलिंग किसी न किसी एक सेंट्रलाइज जगह पर रहती है। अगर भाजपा की बात कर लीजिए तो भाजपा में भी आज अध्यक्ष भले कोई हो, नड्डा साहब हो, चाहे प्रदेश में कोई हो, लेकिन जो अल्टीमेट कंट्रोलिंग है वो मोदी जी के पास है, शाह साहब के पास है। ये सभी जानते हैं कि बिना उनके डिसीजन के कोई आगे चीज़ें बढ़ती नहीं हैं। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन होता है पावर का, ये सेंट्रलाइजेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो, और वहीं से चीज़ों को डिसेंट्रलाइज किया जाता है। अगर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा तो इतनी बड़ी पार्टी पूरे देश में कार्यरत हो ही नहीं सकती है। तो ये ठीक है कि कंट्रोल अभी भी शायद गांधी परिवार का रहेगा और रहना चाहिए, क्योंकि आज भी कांग्रेस का अस्तित्व अगर है तो वो गांधी परिवार से ही है। गांधी परिवार हट जाएगा तो शायद कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो वो अस्तित्व बना रहे, इसलिए ज़रूरी है कि राहुल जी, सोनिया जी इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहें। और रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? पार्टी का उद्गम अगर उन्हीं के खानदान से हुआ है तो वो जड़ें कहाँ चली जाएंगी? जड़ तो नहीं जा सकती ना, जड़ तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है सत्यवीर साहब, देखिए अगर आप जिस तरह से दिलीप साहब ने कहा कि अगर शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन जाते तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी ज़्यादा जो कहा जाए कि आसान हो जाता, क्योंकि उनको टारगेट करना अपेक्षाकृत मल्लिकार्जुन खड़गे के ज़्यादा आसान होता भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि उनके जो तमाम बयान है ना, इस तरह के जो विवादित बयान है वो खोद कर निकाले जाते फिर। और मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि एक साफ छवि के नेता है तो उन पर जो कहा जाए कि हमला करना बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा आपके लिए। सत्यवीर, देखिए अभी माननीय कांग्रेस प्रवक्ता जी ने जो कहा कंट्रोलिंग, बहुत अच्छी बात कही। कंट्रोलिंग का जो रिमोट है वो माननीय सोनिया जी और राहुल जी के पास ही रहने वाला है। ये तो कांग्रेस प्रवक्ता जी ने अपने वक्तव्य में साफ कर दिया। और माननीय मिश्रा जी भी कह रहे थे, आरएलडी के नेता हैं, कि वो भी मतलब जो है परिवारवाद तो खत्म हुआ नहीं। देखिए आप लोग की समस्या यही, सुनते कम है समझते ज्यादा है। पूरी तरह से इस कांग्रेस सत्यवीर जी कांग्रेस पार्टी के सत्यवीर जी अरे सत्यवीर जी, अध्यक्ष बनी। आप लोगों की समस्या यही कि सुनते बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सुनते हैं समझते ज्यादा है। प्रधानमंत्री बने, एक रिमोट की तरह चलते रहे 10 देखिए सुनेंगे ही नहीं, अब कान बंद हो गए। भारत की जनता को पूरी तरह से गर्त में ले जाने का कांग्रेस ने काम किया। और कंट्रोलिंग पावर, फिर भी ये संगठन की बात आप कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात माननीय कांग्रेस प्रवक्ता कर रहे हैं, ये लोकतांत्रिक परंपरा कहाँ रही? यहाँ की ये आवाज तो नहीं जा उन्होंने, रही है। अगर माननीय खड़गे जी खुद कह रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने हैं, मुझे अच्छी है, खुशी बात है, खुशी की बात है, लेकिन वो खुद इस बात को कहने आपको आवाज मिल रही है सत्यवीर जी? कि अगर सत्यवीर जी आपको आवाज आ रही है ना आपको? ऐसे कोई सदस्य अध्यक्ष पद के लिए खड़ा होता तो मैं अध्यक्ष पद के लिए नाम नहीं आता। माननीय शशि थरूर जी का मैं जरूर जिक्र करूंगा, वो संघर्षशील नेता रहे। सत्यवीर जी को आवाज नहीं मिल पा रही है, कोई बात नहीं, वापस आएंगे सत्यवीर जी आपके पास और तमाम सवालों का जवाब लेंगे। आसिफ रिजवी साहब, क्या आप तक आवाज आ रही है? ठीक है दिलीप जी, देखा आपने किस तरह से कहा जाए कि ये जो, जैसा कि आपने कहा कि सुनते कम है और समझते ज्यादा है। हर राजनीतिक पार्टी का, दिलीप जी, किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं, हर राजनीतिक पार्टी का यही हाल है। राजनीतिक पार्टी ने इसको अपना एक धर्म मान रखा है कि हमें हर चीज़ में कमी निकालनी ही निकालनी है।
अपोजिशन का मतलब ये नहीं होता है, विपक्षी होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सामने वाले में कमियां निकालनी ही निकालनी है। बात सत्ता के लिए भी लागू होती है और विपक्ष में बैठी पार्टियों के लिए भी लागू होती है। लेकिन जहां तक राजनीति की बात होती है, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के लिए हमेशा विपक्ष में ही काम करती हैं। सत्यवीर जी, आप सुन नहीं रहे थे और मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी यही कमी है कि आप लोग पूरा सुनते नहीं हैं, समझते कम हैं और बोलते ज़्यादा हैं। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, पहले तो ये जान लीजिए, और मैं जो कह रहा हूँ उसको समझ लीजिए। कंट्रोलिंग पावर आपके यहाँ भी सेंट्रलाइज्ड है, आपके यहाँ भी 4 आदमी के हाथ में कंट्रोल नहीं है। और आपकी पार्टी भी मोदी जी के नाम से ही चल रही है। पहले अटल जी के नाम से चला करती थी, आज मोदी जी के नाम से चल रही है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नाम से चल रही है, इसके अलावा कोई तीसरा नाम सुना ही नहीं जाता है। और आज भी 2014 के बाद से चुनाव आप मोदी जी के चेहरे पे ही लड़ रहे हैं और 2024 में भी उन्हीं के चेहरे पे लड़ेंगे। और चाहे अध्यक्ष कोई भी हो, नड्डा साहब को बहुत कम लोग जानते हैं, आपके इंटरनल मैनेजमेंट में होगा, लेकिन पब्लिक नड्डा साहब को नहीं जानती है। पब्लिक आज भी मोदी जी को ही जानती है और उन्हीं के नाम पे चुनाव वोट देती है। तो ये जो एक चेहरा होता है या एक नाम होता है, ये हर जगह की लीगेसी, हर जगह की प्रतिष्ठा होता है, ये सब जगह लागू होता है। ये कोई कांग्रेस में नई चीज नहीं है। आप कोई पार्टी उठा के देख लीजिए, चाहे आप टीएमसी उठा के देख लीजिए, चाहे समाजवादी देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी उठा के देख लीजिए, आम आदमी उठा करके देख लीजिए, हर पार्टी में एक ही चेहरा होता है और उसी चेहरे को हमेशा टारगेट किया जाता है। आज भी आप भाजपा भी जब कोई अपनी उपलब्धियों को गिनाती है तो ये नहीं कहती कि भारत सरकार ने कहा है, मोदी सरकार ने ये किया है, मोदी सरकार ने वो कर दिया है, मोदी सरकार ने ये दे दिया है, मोदी सरकार ने ऐसा प्लान कर लिया है। आप मोदी सरकार क्या होता है, आप भारत सरकार की बात करिए, मोदी जी क्या होते हैं। लेकिन आप भी तो मोदी जी के नाम से ही चीजों को आगे बढ़ाते हैं ना। तो ये प्रथा होती है, ये बड़ी आम बोलचाल की भाषा में ऐसे ही बात करी जाती है। ठीक है, रजनीकांत मिश्रा जी, देखिए आपने कहा, आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के दबाव की वजह से कहीं ना कहीं ये जो चुनाव हो रहा है, जैसा कि आपने कहा कि चूंकि बीजेपी लगातार आरोप लगाती है, परिवारवाद का आरोप लगाती है, तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि परिवारवाद का जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है, उसी प्रेशर की वजह से ये चुनाव करवाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में? नहीं, मैंने देखिए दोनों बातें कही। अगर कांग्रेस पार्टी इस दबाव में चुनाव कराई है कि बीजेपी ने उनके ऊपर एक तंज कसा और उनके पीछ पे वो खेल रहे हैं, तो उन्होंने गलत किया। लेकिन अगर वो एक स्वच्छ मानसिकता से गैर गांधी परिवार से एक अध्यक्ष लाए तो इसका स्वागत है और ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। खड़गे साहब एक अनुभवी व्यक्ति हैं, हम इसको एक परिवेश में देखते हैं कि ठीक है, सुझाव अच्छे लोगों के सुझाव, अच्छे विचारकों का सुझाव जो आता है तो थोड़ा पार्टी से ऊपर भी आए तो क्या बुराई है। पार्टी की सोच है और देश हित में आए तो कोई बुरी बात तो नहीं है। दूसरी बात रही चुनाव तो निर्विरोध भी होते हैं। चुनाव में क्या निर्विरोध विधायक नहीं बने हैं, क्या निर्विरोध ग्राम का प्रधान नहीं बनता। हम कह रहे हैं कांग्रेस में कोई पर्चा न भी भरता तो कौन सी बात थी, खड़गे साहब निर्विरोध चुन लिए जाते तो उसमें उसमें कौन सी बुराई थी। शशि थरूर साहब ने पर्चा भरा, तो आप इसको ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये ठीक बातें नहीं है, ये और ये बातें ऐसी हैं। तो ये बातें भाजपा का कहना गलत है। मैंने कहा कि अटल जी के नाम से, मोदी जी के नाम से, शाह जी के नाम से भाजपा जानी जाती है। ठीक है, और कितने लोगों के नाम से जानी जाती है आप जरा बता दीजिए। ठीक है, सत्यवीर जी आपके पास आते हैं, आवाज आ रही है ना सत्यवीर जी आपके पास? सत्यवीर जी आवाज आ रही है ना? आ रही है जी। सत्यवीर जी, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात आ रही है भाई साहब, दिलीप साहब ने ये कहा कि बीजेपी अगर देखा जाए तो पूरे देश में मोदी जी की वजह से चल रही है। मोदी जी के नाम पर जनता भारतीय जनता पार्टी को जानती है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नाम पर जानती है। एक ऐसा शख्स हर पार्टी में होता है, एक ऐसा नेता होता है, ऐसा नाम होता है जिसकी वजह से पूरा देश या फिर पूरा प्रदेश जो है वो उस पार्टी को जानता है। आप रबर स्टैम्प की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये वो नाम है जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी जानी जाती है। आपकी पार्टी में भी तो मोदी जी या फिर योगी जी की वजह से ही बीजेपी को कहीं ना कहीं पहचान मिलती है ना, तो फिर रबर स्टैम्प की इसमें कहां से बात आ गई? देखिए, बहुत से निर्णय ऐसे होते हैं, संगठन अपने दिशा के, अपनी नीति निर्धारण के आधार पर निर्णय लेता है। शांतनु जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। माननीय अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाई और उसके पश्चात आज माननीय जेपी नड्डा साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। पूरा संगठन नीचे से लेकर हमारे वार्ड स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठन की पूरी गतिविधियां माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में चलती हैं।
मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन संगठन से विपरीत नहीं है। संगठन के माध्यम से ही माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन संगठन की पूरी तरह से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी हमारे जो बने हैं उनको पूरी रीति नीति के आधार पर माननीय योगी जी मोदी जी चलते हैं। लेकिन कांग्रेस में तो सारे निर्णय लेने का अधिकार माननीय सोनिया जी को है, माननीय राहुल जी को है, प्रियंका गांधी जी को है। तो ये सारी चीज़ें कहने की हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक ढांचे से बनी हुई है और संगठन का अगर कोई संदेश देता है तो भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु 24 प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे गुजरात में भी बनने वाली है, हिमाचल में भी बनने वाली है और आने वाले 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम के साथ उत्तर प्रदेश से 80 में 80 लोकसभा सांसद चुनने के लिए तत्पर है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा समय होगा। अभी जब लोकसभा चुनाव आएगा ना, तो क्या अपने विवेक पर, स्वविवेक पर, अपने निर्णय से, केवल अपने निर्णय से पार्टी की जो टिकट दी जाती है ना, सांसद का चुनाव लड़ने के लिए जो टिकट दी जाती है, वो अपने दम पर दे पाएंगे क्या? हर पार्टी में एक केंद्र होता है ना सर, जनता पार्टी पावर का दृष्टि से देती है। पावर का एक केंद्र होता है, उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। नाम के होते हैं, सिर्फ अध्यक्ष है, ये प्रदेश अध्यक्ष है, ये ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी में भी है, वो बीजेपी में भी है। तो इस तरह के आरोप लगाना कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, संगठन आपका मजबूत है, निश्चित तौर पर मजबूत है। कांग्रेस पार्टी का संगठन एक वक्त था जब, देखिए, जब आप जिस जगह पर आज है, आज उस जगह पर कभी कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, लेकिन वक्त बदला ना सर। और आज देखिए, कांग्रेस पार्टी का संगठन अपेक्षाकृत भारतीय जनता पार्टी के कमजोर है, लेकिन अब इसकी शुरुआत तो की गई है जी। 2016 में बड़े बड़े दिग्गज नेता छोड़कर चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़कर नहीं जाते कांग्रेस को। ठीक है, आसिफ साहब, कांग्रेस की आज कोई जमीनी ताकत नहीं रही है। ठीक है, आसिफ साहब जी। देखिए, कौन छोड़ के जाता, कौन छोड़ के नहीं जाता, इस पे तो चर्चा भारतीय जनता पार्टी ना करे तो बेहतर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगलालू लक्ष्मण जी कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए और उसके बाद उनको सजा हुई और जेल में रहते हुए उनकी मृत्यु हुई। तो कितने ईमानदार है भारतीय जनता पार्टी और क्या उनका चरित्र है संगठन का, वो तो चैनलों पर देखा जा चुका है। रही बात कांग्रेस की बात कि कांग्रेस पार्टी ने किसी के दबाव में, किसी के कहने पर निर्णय किया है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी चतुराई से लोगों के बलिदान को तोड़ने का और बदनाम करने का काम करती है। जब बहुमत में सरकार कांग्रेस की आई थी, तब भी सोनिया जी ने आगे बढ़ के कहा था कि कांग्रेस पार्टी का निर्णय ये है कि सरकार चलाने के लिए सक्षम व्यक्ति और सही व्यक्ति का चयन जो है मुझे करना है, और वो व्यक्ति है आदरणीय मनमोहन सिंह जी, क्योंकि इस देश को इकोनॉमिकल चैलेंज आ रहा है, मंदी का चैलेंज आ रहा है, जिसको फेस करने का काम आदरणीय मनमोहन सिंह जी कर सकते हैं। तो सोनिया जी ने मनमोहन सिंह जी का नाम आगे किया था। और आज जब राहुल गांधी ने कहा कि मुझे देश में पैदल चल के पूरे देश के लोगों को ये बताना है कि आपस में झगड़ा नहीं करना है, देश के प्रत्येक व्यक्ति को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको साथ में मिलकर चलना है और देश के निर्माण के लिए काम करना है, तो मैं पूरे देश में पदयात्रा के लिए निकलूंगा। तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का काम किसी अनुभवी आदमी के हाथ में होना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय करके मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे जमीनी नेता को जो है आज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, और बौखलाहट में इनको ख्वाब में राहुल गांधी दिखते हैं। जब राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, इनके नेताओं के सीने पर चल रहे हैं। इनको दर्द हो रहा है कि देश में आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, ठाकुर ये एक साथ क्यों हो रहा है, ये एक साथ देश के निर्माण की बात क्यों कर रहा है। इससे परेशान हो गए हैं, तो परेशान हो गए तो औल जौल बक रहे हैं। अरे क्या दिक्कत है? अगर राहुल गांधी पैदल चल के कह रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, ठाकुर, जो बिरादरी क्यों ना हो, पर उसको देश के नागरिक के रूप में देखो, जो भी आदमी हो उसको देश के व्यक्ति के रूप में देखो, देश के नागरिक के रूप में देखो, उसको एक करो। तो चिंता क्या है भारतीय जनता पार्टी को? क्यों दर्द हो रहा है? क्या गलत बात राहुल गांधी कह रहे हैं? अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं
कि देश में कोई भी आदमी गलत काम करता है तो उसको उसकी जात से मत देखो, उसके धर्म से मत देखो, उसकी बिरादरी से मत देखो, उसको केवल देश के नागरिक के रूप में देखो। तो क्या चिंता है इनको, क्या परेशानी है इनको? सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ राहुल गांधी राहुल गांधी। अरे 12-12, 13-13 केंद्रीय मंत्री बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल राहुल गांधी के बारे में बोलते हैं। जितनी शक्ति आदरणीय मोदी जी ने राहुल गांधी जी का नाम को बदनाम करने के लिए, उनका माहौल बनाने के लिए उड़ाई है। नहीं तो आसिफ जी, आपको तो खुश होना चाहिए ना, क्योंकि बीजेपी जो है ना वो कांग्रेस पार्टी को एक प्रमुख प्रतिद्वंदी मानती है। खुश होना चाहिए आपको तो कि लगातार कांग्रेस पार्टी के बारे में भारतीय जनता पार्टी बात करती है। कांग्रेस पार्टी को खुशी जब होगी या देश के अंतिम व्यक्ति की भी आवाज और परेशानी को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी वहां खड़ी रहेगी। और चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, लेकिन देश के व्यक्ति को एक नागरिक समझ के उसके लिए बोलना ये कर्तव्य समझेगी। और राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी में बहुत फर्क है। आसिफ जी, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन यूपी की क्या गलती है सर? यूपी को क्यों नहीं जोड़ रहे? आएंगे यहां पर भी आएंगे। भारत जोड़ो यात्रा का यूपी को भी टच करेगी और पूरे देश में चलना है ना। कन्याकुमारी से लेके वहां तक चल रहा है ना, चल तो रहे हैं, हजारों किलोमीटर चल रहे हैं। आजाद भारत के अंदर क्या कोई नेता इतने दूर चला है पैदल? आप बता दिए क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग चले हैं? कोई चल पाया इतनी दूर पैदल? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो रही है। ठीक है दिलीप जी देखिए, जब केंद्र में हमारी सरकार थी, आसिफ साहब का ये कहना कि देखिए इकोनॉमिक निश्चित तौर पर मनमोहन सिंह जी की अगर बात की जाए तो वो अर्थशास्त्री, एक बेहतरीन अर्थशास्त्री रहे, लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी कि मनमोहन सिंह साहब को माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री जो है वो बनाया गया? इससे पहले जो मुद्दा एक चला था सोनिया गांधी को लेकर, क्या वो मुद्दा एक मुख्य वजह नहीं थी? दोनों वजह है। प्राइमरी वजह सोनिया गांधी थी और सेकेंडरी वजह ये थी कि मनमोहन सिंह जी की काबिलियत पर शक नहीं किया जा सकता। वो अनडाउटली एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और उन्होंने देश को अच्छा रिजल्ट दिया था फाइनेंस और इकोनॉमी के मामले में। तो वो उनकी क्रेडिबिलिटी उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए सहायक ज़रूर रही, लेकिन सोल रीजन उनकी काबिलियत नहीं था, क्योंकि राजनीति में काबिलियत हमेशा सेकेंडरी होती है, अदरवाइज जो चीज़ें होती हैं वो प्राइमरी मानी जाती है। तो उस समय शायद कांग्रेस को ये लगा था कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगी तो शायद कांग्रेस की छवि वो नहीं रहेगी जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, या छवि उससे ज़्यादा खराब हो जाती, या दोबारा रिपीट होते कि नहीं होते, या संभाल पाते कि नहीं संभाल पाते। बहुत सारी चीज़ें थी। इसके लिए उन्होंने मनमोहन सिंह जी के फेस को आगे किया और ये कह के प्रोजेक्ट किया कि एक अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं और देश की इकोनॉमी में इनसे सहायता मिलेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बात करें तो काबिलियत सेकेंडरी चीज़ है क्या दिलीप जी? नहीं, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो जीत करके पार्टी के अध्यक्ष बने हैं ना, देश के प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। अब अगर 2024 में हालांकि सर चुनाव तो हुआ ना, और आपने देखा कि किस तरह से तो तमाम नेता, देखिए शशि थरूर साहब जो है वो खुद आरोप लगा रहे थे कि देखिए तमाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आते हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मिलते हैं और हमसे कोई मिलने ही नहीं आता है। देखिए शशि थरूर तो अपनी कंट्रोवर्सी के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, अपनी काबिलियत के लिए कम जाने जाते हैं, और वो कंट्रोवर्सी उनकी मल्टी फोल्डेड है। मतलब एक तरह की कंट्रोवर्सी नहीं होती, कई सारी कंट्रोवर्सीज हैं और अभी भी ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं जो उनकी उम्र को शोभा नहीं देती हैं, शायद इसलिए और ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। तो अब जब चुनाव चल रहा था और मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर आमने सामने खड़े थे, तो जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे की तारीफ तो नहीं करेंगे। जैसे खड़गे साहब से पूछा गया कि शशि थरूर के बारे में आपकी क्या राय है, तो उन्होंने साफ कहा कि उनसे मेरी बराबरी मत करिए, मैं यहाँ तक अपनी वजह से पहुँचा हूँ, अपनी मेहनत की वजह से पहुँचा हूँ। जाहिर सी बात है कि अगर शशि थरूर से यही सवाल पूछा जाता तो उनका भी जवाब कुछ ऐसे ही होता। लेकिन तो देखिए सर, 1,000 वोट से ज्यादा शशि थरूर को मिले हैं, और ये जानते हुए भी कि देखिए गांधी परिवार का हाथ कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर है, उसके बावजूद भी शशि थरूर को 1,000 से ज्यादा वोट मिलना ये एक बड़ी बात है। नहीं, 10% का विरोध अगर है तो ये बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। किसी भी पार्टी में, इतनी बड़ी पार्टी में अगर 9:1 का रेशियो है तो इसको आप बहुत बड़ी बात नहीं कह सकते। 1 इज नेग्लिजिबल। ये 50-50 होता, 40-60 होता, 70-30 तक भी होता तो भी कहा जा सकता था कि हाँ पार्टी में शायद दो फाड़ हैं, लेकिन इसको दो फाड़ नहीं कहेंगे। देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन
वो हमेशा होती है, 4 आदमी हो, 40 आदमी हो या 400 आदमी हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहती है और आदमी की पर्सनल लाइकिंग भी होती है। शशि थरूर लाख कंट्रोवर्शियल सही, लेकिन बहुत सारे उनके ऐसे लोग होंगे जो उनको पर्सनल लाइकिंग होगी शशि थरूर, तो उनको 10% वोट अगर मिल गया तो मुझे नहीं लगता है कि ये उनकी पॉपुलैरिटी को दर्शाता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे लोग शशि थरूर को नहीं पसंद करते होंगे, लेकिन वो मल्लिकार्जुन को भी नहीं पसंद करते होंगे, इसलिए उन्होंने शशि थरूर को वोट कर दिया। या बहुत सारे लोग शशि थरूर के करीबी होंगे, बहुत सारे लोग उनके अपने कॉन्फिडेंस के होंगे, भाई शशि थरूर भी पुराने नेता हैं। तो इतने सालों की लीगेसी के बाद अगर उन्होंने 10% वोट एक्वायर किया तो मैं इसको बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा नहीं मानता। आसिफ साहब आखिर क्या हुआ? सलमान सोज का आप कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश का कि जो वोट थे ना उसको निरस्त कर दिया जाए, क्या वजह क्या रही? क्यों इस तरह के ये बात सलमान सोज साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं? शशि थरूर की जो टीम है उनकी टीम से देखिए, ये तो जो इलेक्शन कमीशन है वो निर्णय करेगा। हमारा काम था कि जब राहुल गांधी देश को जोड़ने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी देश के आने वाली चुनौतियों के लिए नया अध्यक्ष थे। वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश की नफ्स को समझते हुए नए अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को दिया है। अब जितनी भी देश की चुनौतियां हैं कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी चुनौती मान के, ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं ना वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव हुआ कांग्रेस पार्टी में, लेकिन अगर कोई शख्स, कोई आदमी, कोई अगर बात कह रहा है तो क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने आखिर क्यों कहा कि ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, जो वोट है, उसको निरस्त कर देना चाहिए? आप अंदर की बात जानते होंगे ना, बताइए ना सर क्या हुआ? कांग्रेस में कोई अंदर और कोई बाहर की बात नहीं होती है, सीधी सामने वाली बात होती है। जिसको जो वोटर का निर्णय था उन्हें वोटर ने दे दिया। और अगर किसी बात के ऊपर ऑब्जेक्शन है तो कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, वो उसमें अपनी बात रख सकता है, वो अपनी बात रख रहे हैं। कांग्रेस का अपना एक स्टेट इलेक्शन कमेटी है, वो उस पर निर्णय लेगी और जो निर्णय होगा उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन निर्णय तो आ गया है अब, और मधुसूदन मिस्त्री साहब ने ऐलान भी कर दिया कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। लेकिन सवाल जो है जो उठ रहे थे उस पर मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा था। लेकिन निश्चित तौर पर आपने कहा कि देखिए उत्तर प्रदेश में भी राहुल गांधी जो है वो आएंगे, लेकिन आते आते कहीं देर ना हो जाए आसिफ साहब, ये समझिए आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने देखिए प्रदेश अध्यक्ष आपको बृजलाल खाबरी जो है देश के प्रत्येक जिले में जाना है, देश के प्रत्येक नागरिक को जागरूक करना है कि देश के प्रति जो उसका योगदान है उसमें वो उसके आगे बढ़ के वो कार्य करें। अब इसमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा। हम लोग ऐसे नेता तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश में बेचारा एक खटिक समाज का मंत्री है और रो के कह रहा है कि मुख्यमंत्री मेरी बात नहीं सुनते क्योंकि मैं खटिक समाज से आता हूँ। हमारे यहाँ ऐसा तो माहौल है नहीं। तो हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक व्यवस्था उस पर हिसाब से काम करेगा, उस हिसाब से कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है ना कि एक तरह हमने उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे आदरणीय योगी जी ने देखिए। अच्छा, आपको बीजेपी के मंत्री जो है वो ये कह रहे हैं कि देखिए मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं सुनता है, लेकिन आपको अपने पार्टी के नेताओं का ये नहीं सुनाई दिया कि देखिए ये उत्तर प्रदेश के वोट जो है ना वो कैंसिल कर दिए जाए। ये आपको नहीं सुनाई दिया, लेकिन आपको वो सुनाई दिया जो खटिक मंत्री जी है वो ये कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं उसके लिए इलेक्शन, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, कांग्रेस का इलेक्शन कमीशन है, उसमें वो कंप्लेंट करेगा, उसके लिए कार्य होगा। और ये सवाल आपको इलेक्शन कमीशन, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं ना जी, इलेक्शन कमीशन का सवाल वो बताएगी जो कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन कमीशन है। हम तो कह रहे हैं उसको उसमें कंप्लेंट करें और अपनी बात रखें, यही तो कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है। आसिफ साहब, उत्तर प्रदेश में देखिए दो प्रतिद्वंदी आपके कहा जाए कि सबसे ज्यादा मजबूत है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी संगठन जो है वो काफी मजबूत है और मजबूत करने में लगी हुई है। साथ साथ समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है वो अभी साथ मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं और आगे भी उम्मीद यही है कि लोकसभा चुनाव जो है वो भी साथ मिलकर ही लड़ेंगे। इसके बारे में हम रजनीकांत मिश्रा साहब से पूछेंगे। लेकिन ये दोनों ही अगर देखा जाए जो दल हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में काफी वक्त की जरूरत आपको पड़ेगी ना सर, संगठन का एक मजबूत संगठन उत्तर प्रदेश में खड़ा करने के लिए। पहली तो मैं बात बता दूं जी, कांग्रेस पार्टी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को चुनौती नहीं मानती। वो लोग समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी उनको हर वक्त हर समय पर उनका, अगर वो समाज के लिए कार्य करेगी तो उनका समर्थन करेगी।
अगर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कार्य नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी जी का बेटा किसानों की हत्या कर रहा है और उसके बाद अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने बेटे की गलत तरीके से जो है बिल करा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है, उस बिल को खारिज करना पड़ता है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी उनका विरोध कर रही है। बाकी कांग्रेस पार्टी किसी व्यक्तियों के खिलाफ नहीं है, हम सोच के खिलाफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार किसान के लिए गलत काम कर रही है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी में आप आवाज नहीं उठा सकते। आपने इतनी फीस बढ़ा दी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र को सुसाइड करनी पड़े। मैं आपके चैनल के माध्यम से छात्रों से निवेदन करूंगा, कोई भी आदमी इस तरह की घटना न करे। ठीक है सत्यवीर, जान देने की ना सोचे, कांग्रेस पार्टी उसकी आवाज उठाएगा, उसकी लड़ाई लड़ेगा। ठीक है सर, जवाब लेते हैं सत्यवीर गुप्ता जी। गुंडाई कर रही है सरकार। ठीक है, सत्यवीर गुप्ता जी से जवाब ले लेते हैं जी। देखिए, मैंने शांतनु जी, आपने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव संपन्न कराने की बात कही, मुझे हंसी आती है। टेनी को अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया? आप बताइए, आपने कहा था के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जी कह रहे हैं उनको वोट नहीं देने दिया था कि अगर टेनी के कहाँ का लोकतंत्र बात को वो सुन लेते ना सर। अब आप उनकी बात, अब वो बोल रहे हैं तो आप उनकी बात तो सुनिए, आप अपनी बात रखिएगा, उनकी बात सुन लीजिए ना सर। क्योंकि ये जनता की बात नहीं सुन रहे हैं, ये बात को घुमा रहे हैं, टेनी की बात का सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब लूंगा। सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा? बात आप घुमा नहीं रहे। हमने उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में आपसे कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गुंडा तंत्र पर जो बाबा जी का, महाराज जी का जो डंडा चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर के सामने अच्छा माफिया धराशायी हो गया है। कांग्रेस तो कहाँ टिकने वाली है? यहाँ कांग्रेस का वजूद ही नहीं है। कांग्रेस का एक विधायक क्या कर लेगा? आप कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी का चुनौती मानकर चलने वाले कांग्रेस के राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में इसीलिए नहीं आ रहे, चुनौती मानते हैं भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल जरूर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जगने का नाम इसलिए नहीं ले पा रहे हैं तो महाराज जी ने जिस तरह से यहाँ अराजकता खत्म कर दी, गुंडा तंत्र खत्म कर दिया, माफिया गांव का सत्यानाश कर दिया। आज यहाँ पर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोग संपत्तियों को बुलडोजर चलवा कर, उनकी संपत्तियां जब्त कराकर ये संदेश दिया पूरे देश की जनता को। ठीक है, देश की जनता देख रही है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास सत्यवीर जी, आसिफ साहब वापस आएंगे आपके पास। ठीक है दिलीप जी, देखिए आपने देखा कि किस तरह से आप जिस तरह की आसिफ साहब बात कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है उसको चुनौती नहीं मानते, और खासकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं मानते। दूसरी तरफ आपने सत्यवीर साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि देखिए हमने बुलडोजर चलवाया है, तमाम जो माफिया है वो थर-थर कांप रहे हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन आसिफ साहब की बात से क्या आप सहमत हैं? वो कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं मानते हैं। शांतनु जी, अच्छी बात है, आसिफ साहब भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं मानते हैं। अगर चुनौती नहीं मानते हैं तो फिर मैदान में क्यों उतर रहे हैं? आप अगर मैदान में उतरेंगे तो सामने वाले से तो चुनौती आपकी होगी ही होगी ना, माने चाहे ना माने। राहुल गांधी जी जब बयान देते हैं तो वो किसको टारगेट करते हैं? भारतीय जनता पार्टी को ही तो टारगेट करते हैं। अगर नहीं टारगेट करते हैं तो फिर वो न्यूट्रल बयान दें, वो सरकार का नाम ना लें, भारतीय जनता पार्टी का नाम ना लें, मोदी जी का नाम ना लें। ये कहने की बातें नहीं होती हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप राजनीति में हैं तो सामने वाली पार्टी आपके लिए चुनौती होती ही होती है। और भाजपा के लिए कांग्रेस भी चुनौती है, भले ही वो कहते हों कि भले आज कांग्रेस का जनाधार गिर गया हो, अगर उनको भाजपा को कांग्रेस चुनौती नहीं लगती तो वो अपने हर बयान में कांग्रेस का नाम नहीं लेते, हर बयान में राहुल गांधी की बातें नहीं करते। यात्रा हो रही है, होने देते, अध्यक्ष कौन बन रहा है, बनने देते, नहीं चुनाव हो रहा है, ना हो, भारतीय जनता पार्टी को क्या मतलब है? तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि आप राजनीति में हैं तो जो अपोनेंट है आपका वो आपके लिए चुनौती है, क्योंकि एक एक सीट महत्वपूर्ण होती है। आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो दो बड़ी पार्टियां हैं इस देश की, एक थी और एक है आज की डेट में। इसके अलावा जो रीजनल पार्टीज होती हैं, अगर आपको चुनौती नहीं लगती तो आप रीजनल पार्टी से हाथ क्यों मिलाते हैं? भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में सक्षम है, लेकिन फिर भी तो एनडीए है ना, अपने घटकों से हाथ मिला के चलती है कि नहीं चलती है? और इसके साथ साथ कांग्रेस से टूटे हुए नेता भी तो अपने यहाँ लेती है, सपा के नेता लेती है, बसपा के नेता लेती है। क्यों लेती है अगर चुनौती नहीं है तो चुनौती रहती ही रहती है। स्वीकार्यता आपकी पब्लिक में हो चाहे ना हो, लेकिन अंदर से इस बात की स्वीकार्यता रहती है। बिल्कुल। और अगर एक कहा जाए कि राष्ट्रीय परिदृश्य की अगर बात की जाए तो ये दो पार्टियां जो हैं वो आपस में
अगर देखा जाए तो दो विपक्षी प्रतिद्वंदी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, और ये दो पार्टियां जो है वो वही बीजेपी की अगर देखा जाए दिलीप जी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो कहीं ना कहीं पूरे देश की अगर बात की जाए तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को चुनौती दे सकती है, क्योंकि संगठन के तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी मजबूत नजर आती है बाकी अन्य पार्टियों से। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की डेट में भी कांग्रेस का जनाधार गिरने के बावजूद भी राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई पार्टी खड़ी है तो वो कांग्रेस ही खड़ी है, और आज भी कांग्रेस का पूरे देश में जनाधार है। और ये राजनीति की साइकिल होती है शांतनु जी, यही हाल जो आज कांग्रेस का है, यही हाल 75 के दौर में भारतीय जनता पार्टी का हुआ करता था। यही भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता दर दर जाया करते थे कि सब लोग एकजुट हो जाओ, सारे विपक्ष एक साथ आ जाओ ताकि सत्ता को उखाड़ फेंका जाए। तो ये हमेशा होता रहा है। जो आज मेहनत कांग्रेस को करनी पड़ रही है अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए, यही मेहनत कभी भारतीय जनता पार्टी करती थी अपने एग्जिस्टेंस में, अपने आप को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए। और 2014 से जो दौर शुरू हुआ है वो चल रहा है, वो चलेगा और 5 साल 10 साल 15 साल, लेकिन जिसका उदय होता है उसको अस्त होना ही पड़ता है, चाहे वो राजनीति हो, जी क्या लगता है आपको 24 में कांग्रेस पार्टी को किसी का साथ लेना पड़ेगा? उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। कांग्रेस आज अकेले दम पे लड़ने लायक नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी। और उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल जनाधार नहीं, सत्यता से नकारा नहीं जा सकता है। उत्तर प्रदेश में अगर आपको अपनी जड़ें जमानी है तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है आज की डेट में। आप समाजवादी पार्टी से पहले भी हाथ मिला चुके हैं, लेकिन कोई करिश्मा हुआ नहीं पब्लिक के ऊपर। लेकिन करिश्मा हो चाहे ना हो, आपको अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कहीं ना कहीं सहारा तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिल गया है और अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनावों में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और एक नई पार्टी बनकर उभरेगी। तो कुरुक्षेत्र में इतना ही। देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।